हाय स्टूडेंट, फिर से एक बार आपका स्वागत है टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देख लिया था, जो हमारा पहला टॉपिक था उसका जो है हमने जो परिचय था, भूगोल का जो परिचय था और भूगोल का जो अर्थ था वहां पे हमने देख लिया था। और यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे भूगोल में कौन कौन सी परिभाषाएं किस किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किस प्रकार से दी गई हैं, ठीक है। और एक एक परिभाषा को हम डिफाइन करेंगे कि किसके संबंध में कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं। आगे हम लोग बढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना कि यदि आप टारगेट गुरुकुल प्लेटफॉर्म से अपने बीए सेमेस्टर वाइज सभी कोर्सेज को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप टारगेट गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे भूगोल की परिभाषाएं कौन कौन सी है और देखेंगे कि भूगोल की परिभाषा कैसे डेवलप हुई और कैसे एक भूगोल जो सिर्फ और सिर्फ एक भूगोल पृथ्वी का अध्ययन था वो धीरे धीरे करके पृथ्वी के आंतरिक, बाहरी और सभी चीजों में किस तरीके से अध्ययन का विषय बन गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भूगोल की परिभाषाएं। यहाँ पे हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल की परिभाषा। अन्य विद्याओं की तरह भूगोल को भी विभिन्न कालों में निरंतर विकसित स्वरूप विकास की प्रकृति एवं विविध चिंतन से होकर गुजरना पड़ा है, जिसके कारण इसकी परिभाषा में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। पृथ्वी का वर्णन किस पृष्ठभूमि में या किस मुख्य दृष्टिकोण से करना चाहिए, इस विषय का विवेचन भूगोल के विद्वानों ने किया है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत भूगोल की परिभाषाओं से उपयुक्त तथ्य को भली भांति समझा जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समय के साथ कोई भी चीजें एक विस्तृत और विकसित रूप में बदल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार भूगोल जो प्राचीन समय में शुरुआती दौर में बहुत एक छोटा सब्जेक्ट हुआ करता था, वर्तमान समय में वह एक विस्तृत रूप ले चुका है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका जैसे जैसे विकसित रूप होता गया, जैसे जैसे ये विकसित रूप में आता गया, जैसे जैसे विकसित रूप में आता गया, ठीक उसी प्रकार अपने स्वरूप को बदलते हुए इसका जो परिभाषा है वो किस प्रकार से निकल करके आती है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शब्दकोश द्वारा दी गई परिभाषा। शब्दकोश द्वारा जो दी गई परिभाषा है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया है कि भूगोल पृथ्वी तल और पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों का विज्ञान है। यानी जो शब्दकोश के द्वारा जो परिभाषा दिया गया है सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी तल और निवासियों पर रहने वाले लोगों की बात की है। और इन्होंने बताया है कि यदि हम भूगोल का अध्ययन करते तो उसमें किसका अध्ययन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का अध्ययन करेंगे, या तो पृथ्वी तल का अध्ययन कर लें और या फिर निवासियों का अध्ययन कर लें। अगला हम लोग जो परिभाषा देखते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रेबो के अनुसार। किसके अनुसार? स्ट्रेबो के अनुसार। स्ट्रेबो महोदय ने भूगोल में कौन सी परिभाषा दी है इसको हम लोग जानेंगे। उन्होंने कहा कि भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में बताने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। इन्होंने भी अपनी परिभाषा में दो बातें की हैं। पहली बात इन्होंने बताया है कि जो स्थल है या फिर जो महासागर है इसमें जितने भी जीव बसेंगे उनके बारे में अध्ययन करना है, या फिर उसके साथ ही साथ जो लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषता है, जो विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषता है उसके बारे में अध्ययन करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो भूगोल का परिभाषा स्ट्रेबो ने दिया, इन्होंने कहा कि जो स्थल और महासागर दो चीज, एक तो स्थल और दूसरा महासागर में रहने वाली दोनों चीजों की विशेषता का अध्ययन अगर हम लोग करते हैं तो किसके बारे में अध्ययन करेंगे? भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषता है, यानी पृथ्वी की कौन कौन सी विशेषता है उसको भी अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से हम उसको क्या कहेंगे? भूगोल कहेंगे। तो यहाँ पे दोनों परिभाषाओं को अगर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, दोनों परिभाषाओं की तुलना करें, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी तल के बारे में बताया और उस पर रहने वाले निवासियों के बारे में बताया। और इन्होंने क्या बताया? स्ट्रेबो महोदय ने कहा कि नहीं, पृथ्वी तल पर रहने वाले नहीं बल्कि पृथ्वी तल पर, स्थल पर रहने वाले और महासागरों में रहने वाले जीवों की विशेषता और साथ ही साथ पृथ्वी की जो विभिन्न प्रकार की विशेषता है उन लक्षणों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो भूगोल कहलाती है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अन्य विद्वानों ने कौन सी परिभाषा दी है। आगे हम लोग देखते हैं वारेनियस के अनुसार। वारेनियस ने भूगोल के संदर्भ में कौन सी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है भूगोल पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर उसे समझाने वाली विद्या है।
तो यहाँ पे हम लोग एक चीज समझते हैं कि ये विद्या की बात परिभाषा में किसने की है, तो विद्या की जो भाषा जो विद्या की बात की है परिभाषा में वो उन्होंने की है वारेनियस महोदय ने। तो वारेनियस महोदय ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भूगोल पृथ्वी की सतह का अध्ययन का केंद्र मानकर उससे समझाने वाली विद्या है। यानी कि उन्होंने कहा कि जो भूगोल है एक प्रकार की विद्या है और यह पृथ्वी के स्थल को केंद्र मान करके क्या करता है, उसका अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत जलवायु, धरातलीय लक्षण, जल, वन, मरुभूमि, खनिज, पशु, भूतल पर बसने वाले मानव जैसे तत्वों का निरीक्षण एवं वर्णन करना भूगोल कहलाता है। इन्होंने यही कहा कि जो पृथ्वी पर रहने वाले जलवायु हैं, पृथ्वी पर रहने वाले ये जल हैं, वन है, जितने भी प्रकार के लोग पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जितने भी तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं, यही क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं इमैनुअल कांट ने अपने अनुसार कौन सी परिभाषा दी है भूगोल की। तो इन्होंने बताया है, इमैनुअल कांट ने इन्होंने बताया कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। यह भूतल के भिन्न भिन्न भागों में पाए जाने वाली विभिन्नताओं की पृष्ठभूमि में की गई व्याख्या है। इनमें सभी घटनाओं के मध्य जटिल एवं क्रियाशील संबंध अथवा अंतर संबंध की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि क्रियाशील संबंध महान एकता या पार्थिव एकता का ही एक अंग है। सबसे सुटेबल परिभाषा इमैनुअल कांट की मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने कहा भूगोल जो है वो क्या है, भूतल का अध्ययन है। और इसी के साथ इन्होंने ये भी बताया कि यह भूतल के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली, यानी कि जो भूतल है, जो पृथ्वी का ओवरऑल सरफेस है, उसके जो विभिन्न भागों में जो भी चीज पाई जाती हैं, जो भी चीजें पाई जाती हैं, वो जो है उसके पृष्ठभूमि की व्याख्या की गई है। इनमें सभी घटनाओं के मध्य जटिल एवं क्रियाशील संबंध, यानी कि इन सभी के बीच में कौन कौन से संबंध होते हैं, उन संबंधों को भी यहाँ पे बताया गया है इनके परिभाषा में। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भूगोल के भूतल का अध्ययन के साथ साथ उसमें पाए जाने वाले जो तथ्य होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनके संबंधों में जटिल संबंधों की परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा इमैनुअल कांट ने दी है। और उन्होंने बताया कि इनके बीच का जो क्रियाशील संबंध है, इनके बीच में जो क्रियाशील संबंध है, वही अगर उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं, यद्यपि कांट का भूगोल संबंधी चिंतन है तो विद्या एवं दर्शन से भी प्रभावित रहा है, फिर भी उनके विचारों को अग्रमुखी कहा जा सकता है, क्योंकि भूगोल के वर्तमान के चिरस्मृत काल को स्वरूपित करने में उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि ये एक दार्शनिक थे, मुख्यतः यह भूगोलवेत्ता नहीं थे, लेकिन इनका जो थॉट था, जो इनका विचार था, वो कहीं ना कहीं भूगोल को स्वरूपित करने में उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। यानी कि भूगोल को आगे बढ़ाने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसीलिए इनके दार्शनिक होते हुए भी इनको भूगोलवेत्ता मान लिया गया था। और कांट की बहुत बड़ी भूमिका है भूगोल के संबंध में। अब हम लोग बात करते हैं इनके विचारों का प्रभाव रीटर और हम्बोल्ट दोनों पर पड़ा। कांट के पश्चात भूगोल के जन्मदाता रीटर एवं हम्बोल्ट का काल 19वीं सदी का पूर्वार्ध ही भूगोल का सर्वोत्तम प्रगति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब कांट महोदय हैं, जो इमैनुअल कांट महोदय हैं, इन्होंने जब अपने थॉट विचार दिए हैं, उस थॉट और विचार को फॉलो करते हुए इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्ल रीडर का क्या योगदान रहता है भूगोल में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भूगोल में, चूंकि इसके पहले हमने देखा कि जो इमैनुअल कांट महोदय थे उनका अनुसरण हम्बोल्ट महोदय और कार्ल रीटर महोदय ने किया। और कार्ल रीटर को हमने देखा कि धरातलीय स्तर पर विज्ञान के रूप में भूगोल को उन्होंने स्थापित किया था और उसकी प्रगति की थी। और ये भी हम जानते हैं कि भूगोल का सबसे ज्यादा प्रगति किसके समय में हुआ था, कार्ल रीटर महोदय के समय में। और जो उसके हम्बोल्ट महोदय हैं उन्हीं को अनुसरण करके, यानी इमैनुअल कांट को अनुसरण करके इन्होंने भूगोल की प्रगति की थी। और इन्हीं दोनों के समय में भूगोल का ज्यादा से ज्यादा प्रगति हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि जब कार्ल रीटर के द्वारा भूगोल की इतनी प्रगति हुई तो कार्ल रीटर ने भूगोल के संबंध में कौन सी बातें बताई थी। चलिए देखते हैं। कार्ल रीटर के अनुसार भूगोल विज्ञान का वह विभाग है
जिससे भूमंडल के सभी लक्षणों, घटनाओं और उनके संबंधों का पृथ्वी को स्वतंत्र रूप से मानते हुए वर्णन किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले ऐसे भूगोलवेत्ता हुए कार्ल रिटर महोदय। इन्होंने पहली बार भूगोल को क्या कहा था? विज्ञान कहा। इन्होंने अपने डेफिनेशन में क्या कहा कि भूगोल विज्ञान का वह विभाग है। भूगोल क्या है? विज्ञान का वह विभाग है जो जिससे भूमंडल के सभी लक्षणों, घटनाओं और उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इन्होंने भूगोल को भूगोल ना करके क्या कहा कि ये भूगोल जो है विज्ञान का एक पार्ट है और इसके द्वारा पृथ्वी के जो लक्षण है, उसकी जो विशेषता है, उनके जो तत्व हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। ये कौन कर रहे हैं? ये कार्ल रिटर महोदय कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि इसकी समग्र एकता मानव एवं जगत पिता से संबंधित दिखाई जाती है। यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि इनकी जो एकता है, ये जो तत्व हैं, ये जो एलिमेंट्स है, जो लक्षण है, जो विशेषता है पृथ्वी की, इनको जो है एक जगत पिता के रूप में, या फिर हम ये कहें कि इनकी समग्र एकता को मानव के रूप में या जगत पिता के रूप में क्या किया गया है? दिखाया गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। हेटनर महोदय के अनुसार, हेटनर महोदय ने भूगोल को क्या कह करके परिभाषित किया है। हेटनर महोदय के अनुसार भूगोल एक व्यक्त विवरण विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के तल क्षेत्रों का अध्ययन, उनकी विभिन्नताओं तथा स्थानिक संबंधों की पृष्ठभूमि में किया जाता है। यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन को। हेटनर के अनुसार भूगोल एक व्यक्त विवरण विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के तल क्षेत्रों का अध्ययन, उनकी विभिन्नताओं तथा स्थानिक संबंधों की पृष्ठभूमि में किया गया है। अर्थात इन्होंने बताया कि जो भूगोल है उनका एक जो विवरण किया जाता है वो किसके संदर्भ में किया जाता है? तो पृथ्वी के जो तल क्षेत्र हैं और जो उनकी विभिन्नता है, इसी के बारे में भूगोल का अध्ययन किया जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि ये जो हेटनर महोदय हैं सिर्फ एक विशेषता बताते हैं। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि जो पृथ्वी का तल है उसका अध्ययन करना है और उसमें जो विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं या फिर विभिन्नताएं हैं, उनका ही अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है। तो चलिए आगे हम